Assalamualaikum. Today our topic is about the classification of hormones, classification of receptors and pathways. ठीक है, this is going to be introductory lecture and introduction to hormones, receptors, pathways, classification. जब pathways पढ़ने हो ना तो उसके लिए classification समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I have seen, मैंने खुद ये फेस किया है कि classification अगर अच्छी तरह समझ नहीं आएगी ना तो you can't grasp on the pathways as well. So we will be dealing with it. Let's start about hormones. So first of all, we will be discussing about what are hormones. Hormones क्या होते हैं? Hormones chemical messengers हैं, यानी they are chemical substances which are released from one particular gland in the body and can act on a specific target organ via blood. ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये अपनी साइट ऑफ रिलीज से लेकर जहां पर इन्होंने एक्ट करना होता है उस जगह पर पहुंचते हैं. ठीक है, देन ये हॉर्मोन्स जो हैं, हाउ डू दे नो कि हमारा टारगेट सेल ये है. सो दिस इज मीडिएटेड बाय रिसेप्टर्स. हाउ? बिकॉज व्हेन हॉर्मोन्स आर फ्लोइंग इन द ब्लड तो ये पूरी बॉडी में जाते हैं. जहां पर इनको इनके हॉर्मोन्स मिलेंगे दे अटैक देम और वहां पर जाकर ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. सो दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. नाउ रिसेप्टर्स. अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स क्या है? जिस टारगेट सेल पर हार्मोन ने एक्ट करना है उसके ऊपर उसको पकड़ने के लिए स्पेसिफिक किस्म के जो है आप कह सकते हैं मशीनरी लगी हुई है, प्रोटीन मशीनरी जो उसको कैप्चर करेगी. ठीक है, उसको हम रिसेप्टर्स कह रहे हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स. जो एक्स्ट्रा सेलुलर, अब रिसेप्टर्स की भी दो टाइप्स होती हैं. कुछ रिसेप्टर्स इंट्रा सेलुलर होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं. वो एंजाइम जो सेल मेम्ब्रेन को सॉरी वो हार्मोन्स जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं उनके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर होंगे और जो नहीं कर सकते उनके रिसेप्टर्स एक्स्ट्रासेलुलर होंगे. ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं जिसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आते हैं जो जी प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं. हमारे पास आइन चैनल्स आते हैं और एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स आते हैं. वन बाय वन अभी हम इसको देखते भी हैं. और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं जो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होंगे या फिर वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ अटैच होंगे. ठीक है, और उन पर एक्ट करने वाले हार्मोन्स का बेसिकली जो लेना देना है ना वो डीएनए के साथ है. बिकॉज अल्टीमेटली उन दोनों रिसेप्टर्स ने, उन दोनों तरह के रिसेप्टर्स ने जो ऑलरेडी डीएनए पर अटैच हैं और जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं उन्होंने इंटरैक्ट डीएनए के साथ ही करना है. सो उनका उसी से जो है वो रिलेशन है. देन रिसेप्टर्स की टाइप्स क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर. सबसे पहले आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. जिनमें क्या होता है कि रिसेप्टर्स की 3 डोमेन्स होती हैं. एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ठीक है, एक इंट्रा सेलुलर डोमेन है एंड वन इज द जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन. लाइक दिस हार्मोन, अगर हम इस पूरे हार्मोन की बात करें, ठीक है, ये पूरा जो हार्मोन बना हुआ है, सॉरी रिसेप्टर, ये पूरा जो रिसेप्टर बना हुआ है, इस पूरे रिसेप्टर का जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. ये जो दो लाइंस नजर आ रही हैं, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन एंड दिस इज द इंट्रा सेलुलर पोर्शन. तो अगर ये वाला, अगर हम पोर्शन की बात करें तो ये इस रिसेप्टर की एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है. ठीक है, या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन. और उसके बाद ये जो ग्रीन में पोर्शन है ये इसकी ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जो कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है और ये 7 टाइम्स क्रॉस करती है. इस वजह से इन रिसेप्टर्स को हम हेप्टा जो है वो रिसेप्टर्स भी कहते हैं क्योंकि ये 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है. सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी कहते हैं. देन हमारे पास ये इसकी इंट्रासेलुलर डोमेन है. इंट्रासेलुलर डोमेन इसकी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं. इसी वजह से रिसेप्टर्स का नाम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ कपलिंग करते हैं. सो दैट्स अबाउट द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स. उसके बाद अगर हम देखें आइन चैनल को, तो जो आइन चैनल होते हैं उसमें रिसेप्टर जो है ना वो प्रेजेंट होता है एक स्पेसिफिक आइन चैनल के ऊपर. लाइक अगर हम इसमें एसिटाइलकोलिन की एग्जांपल आती है. बेसिकली जो एसिटाइलकोलिन है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उसके रिसेप्टर जो है ना इस आइन चैनल के ऊपर लगे होंगे. जैसे ये रिसेप्टर बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये मैसेंजर है, ये इसके दोनों रिसेप्टर हैं. अब ये मैसेंजर आकर रिसेप्टर पर बाइंड किया है तो अब क्या होगा, इस आइन चैनल की एक्टिविटी में चेंज आएगा, या तो ये ओपन हो जाएगा या ये क्लोज हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स अबाउट द आइन चैनल. उसके बाद अगर हम जाएं तो आ जाते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स. एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स में क्या होता है, इन रिसेप्टर्स के साथ कोई ना कोई एंजाइम लिंक होता है. लाइक अब यहाँ पर इस रिसेप्टर के पास एक डोमेन है जो इसकी काइनेज डोमेन है, यानी इन रिसेप्टर्स के अंदर इंट्रिंसिक एबिलिटी भी हो सकती है एंजाइम की और ये किसी बल्कि इनके अंदर इंट्रिंसिक एबिलिटी ही होती है या ये किसी ऐसी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं जो एंजाइम की प्रॉपर्टीज होल्ड करती है. अब इसमें दो तरह के आते हैं. जैसे देखिए इसमें अगर नजर आ रहा हो तो इसके कुछ रेजिड्यूज हैं, ठीक है, और इस रिसेप्टर के साथ जब लाइगेंड आकर बाइंड किया है तो इन जो डोमेन्स की जो स्पेसिफिक रेजिड्यूज हैं उनकी
फॉस्फोराइलेशन हो गई है। ये रेजिड्यूज क्या है? ये अमाइनो एसिड्स हैं। कौन से अमाइनो एसिड्स? या तो ये टाइरोसिन रेजिड्यूज हो सकते हैं, या फिर ये सीरीन या थ्रियोनिन रेजिड्यूज हो सकते हैं। तो इस बेस पर हमने इन रिसेप्टर्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर्स और टाइरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। तो ये उनकी एग्जांपल में से ये सारे ये पाथवे दिखाया गया है। अभी हम ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हमारा फोकस रिसेप्टर्स पे था। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्लासिफिकेशन। अब हम हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। रिसेप्टर्स को तो हमने क्लासिफाई कर दिया। अब हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन कैसी है? हार्मोन्स को हम तीन बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। एक तो उनकी केमिकल नेचर की बेस पर, साइट ऑफ एक्शन की बेस पर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पर। जो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली क्लासिफिकेशन है, दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हम तीनों की बात करेंगे वन बाय वन। केमिकल डाइवर्सिटी की बेस पर हमने इन्हें कैसे क्लासिफाई किया है, यानी कुछ हार्मोन्स अब केमिकल नेचर डिफरेंट हो सकती है, प्रोटीन भी हो सकती है, स्टेरॉइड भी हो सकती है। एंजाइम्स में तो एक फिक्स था ना कि एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, वो स्टेरॉइड नहीं हो सकते, वो लिपिड्स नहीं हो सकते, कार्ब नहीं हो सकते, वो स्टेरॉइड ही होंगे। ठीक है, सॉरी वो प्रोटीन ही होंगे। लेकिन यहाँ पर हार्मोन्स में डिफरेंट नेचर ऑफ हार्मोन्स आते हैं, लाइक डिफरेंट प्रोटीन हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन आ जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स तो नहीं है बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इस वजह से इनको अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कैटेकोलमीन्स आ जाती हैं, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स से डिराइव्ड हो जाते हैं। इसके अलावा भी ग्लाइकोलिपिड्स आ सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी हार्मोन की नेचर हो सकती है। सो दैट इज अ डाइवर्सिटी। ओके, साइड ऑफ एक्शन की बेस पर अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो दो बेसिक क्लासिफिकेशन हैं। कुछ जनरली एक्ट करेंगे हार्मोन्स, और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो लोकली एक्ट करते हैं। ठीक है, जो जनरल वाले हैं उसमें हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन्स आ जाते हैं या एक्सोक्राइन सिक्रीशंस आ जाती हैं बेसिकली। और अगर हम लोकल की बात करें तो इसमें ये वो वाले हार्मोन्स आते हैं जो अपनी जगह से रिलीज हुए हैं, एक सेल से रिलीज हुए हैं, या तो उसी सेल पर एक्ट कर रहे हैं या नेबरिंग एक दो सेल पर एक्ट कर रहे हैं। उनका वाइड एक्शन नहीं होता, जनरल डिफ्यूज एक्शन नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन जो सिक्रीशंस हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, दे आर जनरल, दे हैव वाइड साइड ऑफ एक्शन, बहुत डिफ्यूज होता है, पूरी बॉडी में उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स अबाउट द ये मोस्ट जो है वो कॉमन क्लासिफिकेशन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पर ही है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पर हम हार्मोन्स को दो बेसिक क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ग्रुप वन हार्मोन एंड ग्रुप टू हार्मोन। और इसकी बेसिस क्या है? फर्दर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन का डिपेंड करता है कि उसके रिसेप्टर, एक तो उसकी नेचर क्या है, उसके रिसेप्टर कहाँ लगे हुए हैं, और वो किस पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है, ये बात अभी आपको क्लासिफिकेशन देखकर समझ आ जाएगी। ठीक है, इस स्लाइड पर मैं थोड़ी देर बाद मूव करती हूँ, पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें। ग्रुप वन हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पर बाइंड करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मतलब कि वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उनके पास कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गए हैं और सेल के अंदर आ गए हैं, और उनके रिसेप्टर सेल के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, और जो ग्रुप टू हार्मोन्स है हमारे पास, वो वाले हार्मोन्स हैं जो सेल सरफेस पर बाइंड करते हैं। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या है। ग्रुप वन हार्मोन्स, they have intracellular receptors, and group 2 hormones they have extra और plasma membrane पर इनके receptors present होते हैं। All right, then we have solubility, obviously जो जिनके receptor सेल के अंदर हैं they are soluble, lipid soluble, तभी तो उन्होंने सेल membrane को जो lipid in nature है उसको क्रॉस किया है तो वो अंदर आए हैं। so they are lipophilic and they are group 2 hormones जिनके बाहर पड़े हैं they are hydrophilic। ठीक है, वो लाइपोफोबिक है। ठीक है, उसके बाद अब जो लाइपोफिलिक होंगे ना, वो हमारे ब्लड में किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए उसका वाटर सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, या उसका हाइड्रोफिलिक होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है हाइड्रोफिलिक तो उसको कोई प्रोटीन चाहिए होगी ब्लड में फ्लो करने के लिए। अब हार्मोन्स में तो ब्लड में ही फ्लो करना है, तो जो हार्मोन्स हाइड्रोफिलिक होंगे ना वो तो ब्लड में फ्लो कर लेंगे, उनको कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं चाहिए होगी जैसा कि इधर लिखा हुआ है ये। लेकिन जो लाइपोफिलिक होंगे ना उनको एक प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए होगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होगी। तो यस, यहाँ पर चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद इनकी ऑब्वियसली अब जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना उनका ये एक आप शॉर्ट में कह लें इनकी ये है कि अब वो वाटर सॉल्युबल है ना, अब वो किडनी से भी रिलीज हो सकते हैं, वो एक्सक्रीट हो सकते हैं, वो वाटर सॉल्युबल की एक्सक्रीशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये उनका एक शॉर्ट टर्म है कि उनकी हाफ लाइफ प्लाज्मा में कम होगी, वो जल्दी एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, जबकि जो लिपिड सॉल्युबल होंगे वो काफी देर तक ब्लड में जो है वो रह सकते हैं। देन हमारे पास क्या है कि इनका रिसेप्टर, इनका मीडिएटेड क्या है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ग्रुप वन हार्मोन जिनके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलरली पड़े हुए हैं, अभी हम इसका जब पाथवे डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा मूव कर जाता है टू द न्यूक्लियस, या वो न्यूक्लियस के ऊपर ही जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, और जबकि इसमें जो है डिफरेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स आते हैं, जिसमें साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, कैल्शियम मेटाबोलाइट्स हैं, काइनेज कैस्केड्स हैं एंड सो ऑन। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अब ये है कि अब ग्रुप वन हार्मोन्स तो
आपके हो गए। ग्रुप 1 हार्मोन्स की भी आगे 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है। एक वो जिनके अभी इसमें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, तो इसमें एक क्लास वो आएगी जिसमें रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, और एक क्लास वो आएगी जिसमें रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। और ग्रुप 2 हार्मोन्स की भी आगे से 4 क्लासेस हैं, ठीक है। सेकंड मैसेंजर की बेस पर रिसेप्टर तो सबके बाहर लगेंगे, लेकिन कुछ जो अब उन्होंने अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करना है, हर एक का सेकंड मैसेंजर डिफरेंट है। सेकंड मैसेंजर क्या है, जो कि लाइगेंड के एक्शन को अंदर परफॉर्म करवाएगा, ठीक है, उसका मैसेज आगे कन्वे करवाएगा। तो सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी हो सकता है, पहले ग्रुप का ग्रुप 2A जो क्लास है ना, उसका सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है। ग्रुप 2B क्लास जो है, उसका मैसेंजर जो सेकंड मैसेंजर है वो साइक्लिक जीएमपी है। ग्रुप 2 की जो थर्ड या सी क्लास है, उसका सेकंड मैसेंजर कैल्शियम है या फॉस्फेटिडाइलफिनोल है। और जो लास्ट क्लास है ग्रुप 2 की, ग्रुप 2D जिसे हम कह सकते हैं, उसका सेकंड मैसेंजर क्या है, काइनेज कैस्केड, यानी वो एक फॉस्फोराइलेशन से ही जो है वो एक के बाद एक प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होगी एंड देन द रिस्पांस इज इनिशिएटेड। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, वो कैसे। ग्रुप 1 हार्मोन्स, इसमें एग्जांपल क्या है, इनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, एंड्रोजेंस हैं, ईस्ट्रोजेंस हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, प्रोजेस्टिन्स हैं, रेटिनोइक एसिड है और थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। अगर हम इसके पाथवे की थोड़ी सी बात करें, तो इसमें क्या होता है, अब आपके पास लाइगेंड आया, इफ आई यूज अ पेन, तो आपके पास लाइगेंड आया है, ठीक है, दिस इज योर लाइगेंड, ठीक है। अब ये लाइगेंड आया है, ये लाइगेंड आया है और इसका रिसेप्टर पड़ा हुआ है, ये इसका रिसेप्टर है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो साइटोप्लाज्मिक होते हैं, मैं ग्रुप 1 के फर्स्ट क्लास की बात कर रही हूँ, जिनके रिसेप्टर साइटोसोल में पड़े हैं। ये साइटोसोल है, ये हमारा साइटोसोल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके साइटोसोल में पड़े हैं, नॉर्मली ये रिसेप्टर जो है ये इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये बाइंड होते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन से, जिसे हम हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हीट शॉक प्रोटीन के साथ बाइंड है, हीट शॉक प्रोटीन इसको इनएक्टिव रखती है। जब लाइगेंड आता है, जब लाइगेंड इसके साथ बाइंड करता है, तो ये हीट शॉक प्रोटीन सेपरेट हो जाती है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ये अब ये वाला जो स्टेप है ना, यहाँ पर ये लाइगेंड बाइंड कर चुका है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, हीट शॉक प्रोटीन सेपरेट हो गया। अब ये रिसेप्टर अभी क्या बन गया है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, that we have talked about earlier in the difference, ठीक है। ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स मूव कर जाएगा न्यूक्लियस में, और ये हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उस स्पेसिफिक उसका रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है, उसको कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा और फिर एक जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देगा और मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगी, और इस अल्टीमेटली इस लाइगेंड का जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाथवे जो हार्मोन फॉलो करते हैं, कौन से फॉलो करते हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। अब कुछ इनमें से इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इस डीएनए के ऊपर आकर अटैच हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनके साथ एक रिप्रेसर को रिप्रेसर जीन लगी थी, जैसे इधर हीट शॉक प्रोटीन थी ना, इसको इनएक्टिव रखने के लिए, इसको इनएक्टिव रखा होगा एक को रिप्रेसर एलिमेंट ने। अब जब जैसे कि T3 या T4 में से कोई आता है, ये थायराइड हार्मोन्स के लिए होता है बेसिकली, ये आएंगे, ये सेल के अंदर आए, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर आकर इनका रिसेप्टर इधर पड़ा है, ये अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएंगे, ये अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और दोबारा से वही जीन एक्टिवेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी और अल्टीमेटली प्रोटीन बन जाएंगे हमें, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स एलिमेंट को हम थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का था उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं, या स्टीरॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट भी कह सकते हैं। So that's how group 1 hormones response is mediated. इस तरह से वो रिस्पॉन्स अपना प्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब आ जाए ग्रुप 2 पर, ठीक है। इसमें हमारे पास शो हो रहा है ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 है, ठीक है। इसकी पहली क्लास है, ये पहली क्लास है ए, ये बी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास सी और डी होगी। ए क्लास में सेकंड मैसेंजर क्या है, साइक्लिक एएमपी, और बी क्लास में क्या है, साइक्लिक जीएमपी। इन दोनों का बहुत सिमिलर है, बस ए की जगह जी है, सिंपली हर जगह एक जगह क्या है, जी। आप इनकी एग्जांपल्स लर्न कर लेंगे, 4-5 सेकंड जीएमपी वाले की तो सिर्फ दो है, एएनपी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अभी हम इसका पाथवे डिस्कस करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट, अब ये सी पाथवे है, तो इसमें साइक्लिक सेकंड मैसेंजर क्या है, कैल्शियम और फॉस्फेटिडाइलइनोसिटोन, और इसमें हमारे पास काइनेज या फॉस्फेटेज कैस्केड होगा। अभी हम इसको भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे इंट्रोडक्टरी के ये किस तरह से पाथवेज होते हैं। तो साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी वाला कैसे होता है, मैंने आपको बताया बहुत सेम होते हैं, बस ए और जी का फर्क होता है। हम ए वाले को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आपको जी वाला खुद ही समझ आ जाएगा, ओके। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, एक तो इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, और इनमें रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स दोनों में, साइक्लिक एएमपी वाले में भी और साइक्लिक जीएमपी वाले में भी। कौन से रिसेप्टर्स होंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं,
अब क्या होगा जब लाइगेंड आकर बाइंड करता है ना एक्स्ट्रा सेलुलरली इसके ऊपर, तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जी प्रोटीन के डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, वो इसमें से अल्फा सब यूनिट वो डिटैच होता है बाकी सब यूनिट से, वो जाकर एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद एक एंजाइम होता है एडिनोलिन साइक्लेज, उस पर जाकर अटैच होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। ये एडिनोलिन साइक्लेज सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में एटीपी पड़ा होता है, ये उसको कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एमपी। ठीक है, साइक्लिक एमपी अब हमारा सेकंड मैसेंजर के तौर पर वर्क करता है। साइक्लिक एमपी क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, ये साइक्लिक ए एमपी है ना, तो ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करता है, उसको एक्टिव कर देता है। जब वो एक्टिवेट होता है एज इट इज अकाइनेज, तो ये डिफरेंट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, और जब काफी सारी प्रोटीन जो है जब वो फॉस्फोराइलेट होती हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाती हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट द हार्मोन वांट्स, कि ये कौन सा हार्मोन है, इसका रिस्पांस क्या है। अगर इसने एक स्पेसिफिक हार्मोन को एक्टिवेट करना है तो ये उसकी फॉस्फोराइलेशन करा देगा। ठीक है, और अगर एक ऐसा हार्मोन जो फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिव होता हो और इस हार्मोन ने इसको इनएक्टिव करना हो, तो ये उस हार्मोन की फॉस्फोराइलेशन कराकर उसको इनएक्टिव कर देंगे और इस तरह से सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके साथ अगर हम साइक्लिक जीएमपी की बात करें तो सेम सारा यहाँ से सेम है, बस एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, गुआनिडाइल साइक्लेज, और एटीपी नहीं, यहाँ पे जीटीपी कन्वर्ट होगा साइक्लिक जीएमपी में। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोटीन काइनेज है वो पीकेजी हो जाएगी, प्रोटीन काइनेज जी। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं, बाकी सारा पाथवे सेम है। एंड पे उसका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल फॉस्फोराइलेशन से, क्योंकि प्रोटीन काइनेज ही है ना, चाहे ए है चाहे जी है, तो फॉस्फोराइलेशन से ही डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम मूव करें अगले पार्ट में, तो हमारा अगला सेकंड मैसेंजर जो सी क्लास की ग्रुप 2 की, उसमें हमारा जो सेकंड मैसेंजर था वो या तो कैल्शियम होता है या IP3 होता है। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है देखिए, बट इट इज वेरी इजी। अब इसमें भी हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR। ओके, ये आपने याद रखना है। पहले तीनों टाइप्स में, ग्रुप 2 के तीनों सब टाइप्स में फर्स्ट वाली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ऑलराइट, अब इसमें मैसेंजर आया है, रिसेप्टर पर आकर लगा है, ये इसने ये जी प्रोटीन है। ठीक है, इसने इसके साथ आकर इंटरैक्ट किया है, मैंने आपको बताया था अल्फा सब यूनिट सेपरेट होता है, अल्फा सब यूनिट सेपरेट हुआ है, इसके दौरान इस जीटीपी की कन्वर्जन, जीडीपी की कन्वर्जन हुई है जीटीपी में, जीटीपी अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करता है। ये अल्फा सब यूनिट जाकर एडिनोलिन, सॉरी अब यहाँ पर एडिनोलिन साइक्लेज नहीं होगा, वो तो सीएएमपी बनाता है। यहाँ पर जो एंजाइम है जो सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है वो है फॉस्फोलाइपेज सी, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो ये फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव हो जाता है जब इसके साथ आकर ये अल्फा सब यूनिट अटैच होता है, और ये फॉस्फोलाइपेज क्या करता है, इसका ये सीजर की तरह का एक्शन होता है। ये इस मेम्ब्रेन में मौजूद जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट होते हैं, मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, तो ये उसका पार्ट है। ये उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको कट करता है और उसको क्लीव करके कन्वर्ट कर देता है। ये PIP2 लिखा है, ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट है, और ये उसको कन्वर्ट कर रहा है डैग में और IP3 में। डैग क्या है, डाइअसाइल ग्लिसरॉल, एंड IP3 इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तीन फॉस्फेट लग गए ना अब इसके साथ, तो ये ट्राइफॉस्फेट बन गया है। अब ये दोनों का डिफरेंट फंक्शन है। जो IP3 का फंक्शन है, ये क्या करता है, ये IP3 जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं IP3 सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स। जब IP3 जाता है वो उन कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है, वो ओपन हो जाते हैं। और आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम, बहुत ज्यादा कैल्शियम स्टोर होता है, तो वो कैल्शियम हमारे पास अंदर से बाहर मूव कर जाता है। ऑलराइट, देन जब वो कैल्शियम बाहर आ जाएगा, ये आ गया कैल्शियम। अब इस पाथवे में IP3 के जरिए से अगर होगा ना, तो कैल्शियम सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर मतलब एक तो IP3 सेकंड मैसेंजर था ना, इसने कैल्शियम को एक्टिवेट किया। ठीक है, अब कैल्शियम भी सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर सकता है। वो कैसे, कि कैल्शियम एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है जिसे हम कैलमोड्यूलिन कहते हैं, ये सेल के अंदर पड़ी होती है। ये कैल्शियम इस कैलमोड्यूलिन के साथ अटैच होता है, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स जाकर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेजेस पड़े होते हैं सेल के अंदर, उनका नाम होता है कैलमोड्यूलिन काइनेज, कैल काइनेज, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन काइनेज। ठीक है, तो जब ये कॉम्प्लेक्स जाकर उन प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिव करता है और फॉस्फोराइलेशन होती है और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वन इज दिस पार्ट। अब ये जो डैग बना था ना, ये क्या करता है, इसका भी फंक्शन है, ये वैसे नहीं बना, पार्ट 2 में नहीं बना। ये क्या करता है, ये डैग प्रोटीन, डैग जो प्रोटीन नहीं है, ये डाइसाइल ग्लिसरॉल है। ये क्या करता है, सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज सी क्या करती है, ये भी डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करती है। ये प्रोटीन है, ये एटीपी के जरिए से उनकी फॉस्फोराइलेशन कर देगी, एडीपी बनेगा, और साथ में वो प्रोटीन क्या हो गई है, फॉस्फोराइलेट हो गई है। ये बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं लिखी हुई कि प्रोटीन है, उसकी फॉस्फोराइलेशन हुई, वो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन बन गई। और ये फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, तो वो हमारे पास एटीपी से आता है, तो वो एटीपी हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में।
हमने उसका फॉस्फेट ग्रुप ले लिया। दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। तो इस तरह से भी जो है हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो खुद अकेला भी जाकर कैल्शियम के इंडिविजुअली बहुत सारे फंक्शंस हैं सेल की कंट्रैक्शन में, सेल के डीग्रेनुलेशन में। अगर कोई साइनेप्टिक एंड है, साइनेप्टिक टर्मिनल है, तो वहां से कैल्शियम जो है वो डिफरेंट सिक्रीशंस को एक्सक्रीट करवा सकता है। ठीक है। और दिस इज अबाउट कैल्शियम और इरेनोक्सिडोल फॉस्फेट वाला पाथवे। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पाथवे जो हमारे पास है काइनेज कैस्केड। इसकी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हो गई है, बट अगर मैं आपको इसका पाथवे समझाऊं वर्बली तो वो क्या होगा। इसमें भी ये रिसेप्टर है। ठीक है। रिसेप्टर पर आकर, अब इसमें रिसेप्टर कौन सा होता है, इसमें हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं होता। मैंने आपको रिसेप्टर की 3 टाइप्स बताई थी, उसमें एक जो लास्ट वाला था ना एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये इसमें ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं। और इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, टाइरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स और सीरीन या थ्रियोनिन काइनेज। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो अब वो रिसेप्टर पर आकर लाइगेंड बाइंड करेगा स्पेसिफिक टाइरोसिन। अगर टाइरोसिन काइनेज है तो टाइरोसिन रेजिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन होगी। दिस इज अबाउट टाइरोसिन। पहले हम टाइरोसिन वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइरोसिन रेजिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन हुई। ठीक है। उस फॉस्फोराइलेशन ने डिफरेंट प्रोटीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वो प्रोटीन मैप के प्रोटीन हो सकती है, वो प्रोटीन ग्रास प्रोटीन हो सकती है, एकेटी प्रोटीन हो सकती है, मैप के प्रोटीन, ये डिफरेंट प्रोटीन होती है। जैसे जैक स्टार्ट प्रोटीन में से जैक और स्टार्ट प्रोटीन हो सकती हैं, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पाथवे कि जैक स्टार्ट पाथवे है, मैप के पाथवे, डिफरेंट इंट्रासेलुलर प्रोटीन एक्टिवेट हो सकती हैं। वो एक दूसरे की फॉस्फोराइलेशन करेंगी और अल्टीमेटली जो है क्या होगा, हमारे रिक्वायर्ड एंजाइम्स की, रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंसेस की फॉस्फोराइलेशन होगी और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो काइनेज कैस्केड में फॉस्फोराइलेशन होती है एक के बाद एक दूसरे प्रोटीन्स की। टायरोसिन काइनेज में तो ये होता है। उसके बाद अगर हम सीरीन काइनेज की बात करें तो सीरीन वाले की एग्जांपल में आता है हमारे पास, उसमें आया ना जैक स्टार्ट पाथवे और मैप के पाथवे। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो आती है स्मैड पाथवे की। ठीक है। तो स्मैड पाथवे में क्या होता है, ये रिसेप्टर है। ठीक है। इसके सीरीन रेजिड्यूज पर आकर जो फॉस्फोराइलेशन होगी, जब लाइगेंड बाइंड करेगा, फॉस्फोराइलेशन हो गई, फिर स्मैड प्रोटीन्स आएंगी। ये स्मैड प्रोटीन्स है, ये आएंगी, डाइमराइजेशन होगी। अगर आप जैक स्टार्ट पाथवे का स्पेसिफिकली लेक्चर है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आप देखें तो बिल्कुल उसके जैसा होता है, सेम डाइमराइजेशन होती है। ठीक है। बस फर्क टायरोसिन और इसमें ये होता है कि उसमें टायरोसिन रेजिड्यूज पर फॉस्फोराइलेशन होती है, यहाँ पर सीरीन या थ्रियोनिन रेजिड्यूज पर होती है। बाकी सारा पाथवे सेम होता है। देन ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये न्यूक्लियस में मूव कर जाता है और एक स्पेसिफिक जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करके जो सेलुलर रिस्पॉन्स भी जनरेट करना होता है वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है। तो ये सारे पाथवे थे जो हार्मोन जिनके थ्रू एक्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था हर एक का डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, देखें और ज़रूर जो है वो उसको कमेंट करें कि अगर आपको लेक्चर ज़रूर समझ आई है तो। और अगर नहीं कोई बात समझ आई और कोई क्वेश्चन है माइंड में तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।